आईआईटी लखनऊ का दूसरा कॉन्वोकेशन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। 317 मेधावियों को मिलेगी उपाधि, 7 स्टूडेंट्स को गोल्ड मिलेगा। पीएम मोदी करेंगे एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। 30 देशों का करेंगे मंथन, जारी होगा घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ सीएम के शपथ ग्रहण में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमित शाह रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 13 को कार्यक्रम। 2 डिप्टी सीएम सहित 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल संभव। आज मिल जाएगा राजस्थान को नया मुख्यमंत्री। महिला या सामान्य वर्ग से हो सकता है अगला सीएम। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक। मोहन यादव होंगे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण। जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम, तोमर होंगे स्पीकर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 60 घंटे होगा पूजन। 17 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगे अनुष्ठान। कई वीवीआईपी को न्योता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और एक बड़ी खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में आखिर सीएम कौन होगा, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर आज नाम फाइनल हो सकता है और राजस्थान के नए सीएम के नाम पर आज फैसला शाम 4 बजे तक सामने आ जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस नाम पर अंतिम मोहर लग जाएगी, जिसके बाद राजस्थान की कमान किसके हाथों में सौंपी जाएगी, ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। आज राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राजस्थान में सीएम को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अहम खबर आपको बता दें, आज राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक के बाद में नाम सामने आ जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, यानी शाम 4 बजे तक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और राजस्थान में बीजेपी क्या चौंकाएगी और क्या नया चेहरा लेकर आएगी, इसको लेकर लगातार संशय बरकरार है फिलहाल। क्योंकि जिस तरीके से चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, जिस तरीके से नए चेहरों को जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से दी गई है, उस सब को लेकर अब राजस्थान में सस्पेंस और ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि आखिर राजस्थान में किसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी सौंपेगी और किसे सीएम बनाया जाएगा। फिलहाल आज पूरी तरीके से विधायक दल की बैठक के बाद जो तस्वीर है वो साफ होने वाली है। बीजेपी क्या सरप्राइज देने वाली है और क्या सीएम के रूप में किस चेहरे पर अंतिम मोहर लगाती है। विधायक दल की बैठक में कौन सा नाम है जिस पर अंतिम जो मोहर है वो लगती है, उसका इंतजार शाम 4 बजे तक करना होगा। फिलहाल देखिए, वसुंधरा राजे से विधायक दल मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। वसुंधरा पर कैस और राजस्थान का फैसला आज। इंतजार बस विधायक दल की बैठक का, जो कि शाम 4 बजे तक लगभग सब कुछ साफ हो जाएगा। और देखिए, कई नाम थे जो अब तक रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन अब उनकी ओर से खुद ये कहा जाने लगा है कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ। सीपी जोशी, बड़ा नाम, बड़ी जिम्मेदारी अब तक संभालते रहे, अब उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि मैं इस रेस में नहीं हूं। राजस्थान के सीएम पद को लेकर सीपी जोशी ने भी ये बात कह दी है। और देखिए, कई सारे नामों को लेकर चर्चा बहुत तेज थी, चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म था, लेकिन अब क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सीएम फेस के बाद, सीएम नेम के बाद जिस तरीके से सबको चौंकाया, तो अब कई तरीके के बयान राजस्थान में सामने भी आ रहे हैं। राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं इस रेस से बाहर हूं। अब आज किस पर अंतिम मोहर लगती है, किस पर पार्टी का विश्वास और विधायकों का भरोसा होता है, वो देखना होगा। विधायक दल की बैठक का इंतजार फिलहाल करना होगा। उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कौन होगा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री। तो शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और इस विधायक दल की बैठक में भी कुछ अन्य चीजों को लेकर विस्तार से बातचीत होगी और जो नाम आलाकमान की ओर से प्रस्तावित किया जाता है उस पर चर्चा होगी, जिसके बाद अंतिम स्वरूप जो है वो लेगा नाम और वो नाम निकलकर सामने आएगा जिसके हाथों में होगी राजस्थान की कमान। तो आज मिल जाएगा राजस्थान को नया मुख्यमंत्री, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और देखिए, विधायक दल मिलने के लिए भी वसुंधरा राजे से पहुंचा हुआ है। वसुंधरा राजे का नाम रेस में फिलहाल काफी आगे चल रहा है और ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिली है कि महिला वर्ग से हो सकता है सीएम। ऐसे में किस पर विश्वास दिखाती है भारतीय जनता पार्टी, ये देखना बहुत अहम होगा। वसुंधरा राजे को लेकर बहुत जो उम्मीदें हैं वो उनके कार्यकर्ताओं ने लगा रखी हैं, लेकिन महिला या सामान्य वर्ग किस पर विश्वास और किसे जिम्मेदारी देती है बीजेपी, ये देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल वसुंधरा राजे को जिम्मेदारी मिलेगी या नहीं, ये भी साफ हो जाएगा। और देखिए, एमएलए गोपाल शर्मा वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहर लग जाएगी और विधायक दल वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे हैं।
आज राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। आज बैठक में सीएम के नाम की घोषणा हो जाएगी। राजस्थान के सीएम पद को लेकर सीपी जोशी फिलहाल ये कह चुके हैं कि मैं इस रेस के बाहर हूं। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी जिम्मेदारी संभाली है और जिस तरीके से अब सत्ता में बीजेपी ने वापसी की है, ऐसे में किस पर विश्वास बीजेपी दिखाती है, इसका इंतजार करना होगा। हालांकि बहुत से नाम थे यहाँ पर भी जो चर्चा में बेहद आगे चल रहे थे, लेकिन अब क्योंकि बीजेपी 2 प्रदेशों में जिस तरीके से सबको चौंका चुकी है, एक उस नाम पर विश्वास दिखाकर जो चर्चा में नहीं था, जो रेस में नहीं था, तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरप्राइज बीजेपी राजस्थान में भी लोगों को करने वाली है। लेकिन किस पर विश्वास दिखाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फिलहाल अंतिम मोहर लगेगी, ये बड़ी जानकारी, और बैठक के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। सीपी जोशी ने भी यही बातें कही है। अहम खबर, आज राजस्थान को मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री। फिलहाल वसुंधरा राजे से मुलाकात करने के लिए विधायक दल पहुंचा हुआ है और विधायक दल की बैठक में ही सीएम के नाम की घोषणा होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। वसुंधरा पर क्यास और राजस्थान का फैसला आज दोपहर 12 बजे पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, जिसके बाद राजस्थान में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल मिले गोपाल शर्मा भी वसुंधरा राजे के घर पर पहुंचे हुए हैं। शाम 4 बजे बैठक होगी और बैठक के बाद ही सच सामने आ सकेगा। देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में सीएम के दावेदारों की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल एक बड़े नेता हैं और बड़ी पहुंच रखते हैं, बेहद करीबी भी माने जाते हैं। और किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो ये भी बेहद खास और करीबियों में से एक हैं। ऐसे में किस पर विश्वास जो है वो देखना होगा। और 2 बार देखिए राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे और साथ ही साथ बड़ी दावेदार भी मानी जा रही हैं। महंत बालकनाथ का नाम काफ़ी ज़्यादा आगे आया था। महंत बालकनाथ के नाम को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई थीं। नाथ संप्रदाय से आते हैं और ऐसे में उनके नाम को लेकर भी चर्चा बहुत तेज हुई थी। लेकिन किस पर विश्वास फिलहाल दिखाती है भारतीय जनता पार्टी, इसका इंतजार करना होगा। और राजस्थान में सस्पेंस सीएम के नाम को लेकर अभी बरकरार है, जो शाम 4 बजे के बाद साफ होगा और बैठक के बाद ही स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। तो फाइनल में किस पर अंतिम मोहर लगती है, ये देखना बहुत अहम होगा। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं वसुंधरा राजे और साथ ही 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने इस बार जीत दिलाने में भी अहम भूमिका, अहम किरदार निभाया। लेकिन अब पार्टी उन पर कितना विश्वास दिखाती है या फिर किसी नए चेहरे को मैदान में उतारती है, क्योंकि बदलाव की बात लगातार अमित शाह की ओर से अलग अलग प्रदेशों में कही गई थी और सीएम फेस को लेकर वो बदलाव नजर भी आया। लेकिन राजस्थान में क्या होता है, ये देखना बहुत अहम होगा। नए सीएम को लेकर आज फैसला हो जाएगा। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। तो आज मिल जाएगा राजस्थान को नया मुख्यमंत्री, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, और वसुंधरा पर क्यास, राजस्थान का फैसला आज देखना होगा कि आखिर किस नाम पर अंतिम मोहर लगती है। महिला या सामान्य वर्ग से हो सकता है अगला सीएम, इसका इंतजार कि आखिर किस पर विश्वास दिखाएंगे। फिलहाल आज शाम 4 बजे जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसे बेहद अहम माना जा रहा है। और इस बैठक में ऐसा माना जा रहा है कि एक नाम पर अंतिम चर्चा, इसके बाद मोहर लग जाएगी। और अहम खबर आपको हम बता दें, बहुत से नाम हैं। जब नतीजों का दिन था उस दिन दिया कुमारी के नाम को लेकर भी उनके समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और वसुंधरा राजे, महंत बालकनाथ, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव, इन सभी बड़े चेहरों को लेकर लगातार संभावनाएं जताई जाती रही। लेकिन राजस्थान में किसका होगा राज तिलक, ये सवाल बरकरार है अभी भी।
और अगली खबर आपको हम मंडला से बताते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शिक्षकों की मनमानी और लापरवाही के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। बिछिया विकासखंड के माध्यमिक शाला मंगावेली में शिक्षक द्वारा छात्रा से अश्लील हरकत करने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वो मुंबई विकासखंड के बालक छात्रावास में मारपीट की घटना सामने आई है। यहां पर प्रभारी प्राचार्य श्यामलाल छाटा पर दूसरी कक्षा के छात्र के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है। छात्र के परिजनों ने प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई करने की मांग की है। प्राचार्य परिजनों के आरोपी को लेकर वो बेबुनियाद बताते हुए आपसी रंजिश का मामला बताया है। वहीं मामले को लेकर संयुक्त आयुक्त आदिवासी विकास लाल सिंह जैकेट ने जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। मुझे अभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने बताया है और मैंने उन्हें तत्काल जो है प्रतिवेदन देने के लिए निरसित किया हूं और जिसने गलती की उसके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जब मेरे स्तर की होगी तो मैं कर दूंगा। जी, तो अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर? अब प्रतिवेदन आ जाए, मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। तत्काल कार्रवाई होगी, कहीं भी उसमें चूक नहीं होगी। पालक की शिकायत के आधार पर और दैनिक समाचार पत्र राज एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के आधार पर आज जांच किया मैं, तो बच्चों ने बताया कि वास्तव में 9 तारीख को कक्षा दूसरी के बच्चों को प्रभारी प्राचार्य के द्वारा मारपीट की गई। क्या कार्रवाई आई इस पर मैंने जांच रिपोर्ट के आधार पर अभी जिले में प्रेषित करूंगा और जो भी कार्रवाई है जिले से हो। क्या कार्रवाई होगी? ये तो खैर अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। मेरे द्वारा मारपीट तो नहीं की गई है। मैं चूंकि यहाँ का प्रभारी प्राचार्य हूँ, कक्षा 1 से 10वीं तक कक्षाएं संचालित होती हैं। वो चौथा कालखंड गणित विषय का था, जिसमें श्रीमती अरुणा गंगवाल और अधीक्षक श्री नंद कुमार धुर्वे जी का पीरियड था। बच्चे खूब हल्ला कर रहे थे, इसलिए बच्चों के बुलाने पर वहां मैं गया और मैं घूमता रहता हूँ, जहां भी खाली क्लास मिलता है वहां उन्हीं के विषय को पढ़ाता रहता हूँ। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राजभवन में की मुलाकात, राष्ट्रपति से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रपति मुर्मू से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राजभवन में यह मुलाकात हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर, और राजभवन में मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राष्ट्रपति से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। राजभवन में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और लखनऊ से खबर, राष्ट्रपति मुर्मू से सीएम योगी ने की मुलाकात। राजभवन में यह मुलाकात हुई है। और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, राष्ट्रपति मुर्मू से सीएम योगी ने मुलाकात की है। और राजभवन में राष्ट्रपति से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति मुर्मू से सीएम योगी ने मुलाकात की है। राजभवन में राष्ट्रपति से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति पहुंच चुकी हैं और आज खास मौका है, जहां पर कई स्टूडेंट्स को उपाधि मिलेगी, कई को गोल्ड मिलने की भी बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। टेक्नोलॉजी लखनऊ के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रपति जी, प्रदेश के माननीय राज्यपाल
आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स IIIT लखनऊ श्री बिशद पद्मनाभ मफतलाल जी, डायरेक्टर डॉक्टर अरुण मोहन सैरी जी, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे युवा साथियों, आदरणीय राष्ट्रपति जी का IIIT के इस द्वितीय दीक्षांत समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रपति की अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए देश के सभी विश्वविद्यालयों में उनका आगमन हम सब के लिए और पूरे देशवासियों के लिए एक नया प्रेरणा का स्रोत है। इस अवसर पर उनका 2 दिवसीय प्रदेश प्रवास का कार्यक्रम कल विद्या की राजधानी वाराणसी में और आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमारे प्रदेश के इन 2 प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े हुए और प्रदेश की उच्च शिक्षा से जुड़े हुए उन लाखों छात्रों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। मैं इस अवसर पर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी की उपस्थिति हम सब के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है, जो उन्होंने प्रदेश के अंदर राज्य सरकार से संचालित सभी विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित करने से लेकर के उनके कार्य पद्धति में व्यापक सुधार करने और उनके दीक्षांत समारोह में स्वयं भौतिक रूप से उपस्थित होकर के उन्हें एक नई प्रेरणा दी है। और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुआ ये परिवर्तन उनके नेतृत्व में चले इस अभियान का हिस्सा है। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। IIIT के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आज जिन युवा साथियों को उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, उन्हें और उनके सभी अभिभावकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश आज दुनिया के अंदर एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता हुआ दिखाई दिया है। हम सब एक नए भारत का दर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। पिछले 9-10 वर्षों के अंदर आपने देश की बदलती हुई इस तस्वीर को देखा होगा, जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भारत ने अपने युवा ऊर्जा के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खोले हैं। और आप उत्तर प्रदेश में हैं तो नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश में कार्य करने के एक अवसर के रूप में मैं सादर आमंत्रित भी करता हूं। हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन के समकक्ष रखने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। और मेरा यह मानना है, यहां पर जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, वास्तव में दीक्षांत उपदेश एक केवल उपदेश नहीं है कि हमने सुना और फिर उसको विस्मृत कर दिया।
यह उपदेश भारत की प्राचीन उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो हम सबको याद रखना, जब तैत्तिरीय उपनिषद में प्राचीन गुरुकुलों में समावर्तन समारोह के कार्यक्रम होते थे तो इस बात का उल्लेख किया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, यानी मैं जीवन में सत्य का आचरण करूंगा। व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में और जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का मतलब केवल उपासना विधि से नहीं है। धर्म अपने कर्तव्य के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति हमें जागरूक करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करे। वह एक शाश्वत व्यवस्था को भारतीय मनीषा ने धर्म माना है। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं जीवन संग्राम में अपने आप को योग्य बनाऊंगा। टेक्नोलॉजी आज इसका एक बहुत सशक्त माध्यम है। टेक्नोलॉजी के इस युग में आपने देखा होगा, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को भी और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम मिला है। ये टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें किस रूप में करना है, यह आज की आवश्यकता के अनुरूप इस नए उत्तर प्रदेश में, चाहे वह हमारी सरकार के द्वारा फोकस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल रिलेशन और वर्चुअल कनेक्टिविटी के विकास पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। और इस संदर्भ में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में ट्रिपल आईटी के लिए एक साझेदार के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करने का एक बेहतरीन अवसर है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने जो अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर फरवरी 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर का हब बनाने, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं जिनके लिए हम इस दिशा में अपने कैरियर को भी चुन सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पहल के साथ हमें इस नए डायमेंशन के नेतृत्व करने के लिए, इससे संबंधित क्षेत्र के लिए जो ट्रेंड और इंप्रूव्ड मैन पावर, जो मानव संसाधन है, इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में जो कार्य किए जा रहे हैं, और खासतौर पर जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में अक्सर एक बात आप सुनते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, और एक शिकायत हमेशा आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टर जाते नहीं या उपस्थित नहीं रह पाते। हम वहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिजिटल हॉस्पिटल की दिशा में भी, और सबको सुरक्षा प्रदान करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम लोग इस दिशा में बेहतर दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसमें कदम बढ़ाए हैं तो उसमें हमें व्यापक सफलता भी प्राप्त हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ जैसे संस्थानों के छात्र इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है
कि देश और प्रदेश के विकास में आप अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने कौशल का उपयोग करते हुए इस संस्थान के गौरव को बढ़ाएंगे। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर IIIT के कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। पूरा करना है। तेजी से तकनीकी विकास और गतिशील कार्यस्थल परिदृश्य द्वारा परिभाषित उद्योग के इस युग में समग्र शिक्षा के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। शैक्षणिक ज्ञान से परे एक समग्र दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण शोध, सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रभावी संचार ही कौशल के विकास के साथ नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। सच तो ये है कि समग्र शिक्षा न केवल तकनीकी कौशल बल्कि आजीवन सफलता के लिए आवश्यक और रचनात्मकता को पोषित करने की कुंजी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए IIT लखनऊ समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। संस्थान के बहुविषयक पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी और प्रबंधन का सहज मिश्रण है, जो छात्रों को गतिशील और रोजगार प्राप्ति में सक्षम बनाते हैं। संस्थान के छात्र छात्राओं का प्रभावशाली प्लेसमेंट प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता को रेखांकित करते हैं, जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक कौशल में परिवर्तित करते हैं। ये कौशल न केवल स्नातकों को नौकरी के लिए तैयार करते हैं बल्कि पेशेवर क्षेत्र में उनके प्रवेश में तेजी जाती है। मुझे खुशी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए IIT लखनऊ ने दूरदर्शी पहल का प्रदर्शन किया है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को अपनाना, कार्यक्रम पूरा करने में लचीलापन, बहुविषयक शिक्षा और ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षण विधियों को लाभ उठाना नवीन शैक्षिक प्रथाओं के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। इसी प्रकार संस्था का इंक्यूबेशन सेंटर व्यवसाय और नवाचार के लिए एक उद्गम स्थल के रूप में कार्य करता है, जो छात्रों को उनके उद्यमशीलता के सपनों को साकार करने में सहायता करता है। छात्रों के उत्तम विकास के दृष्टिगत शारीरिक और मानसिक फिटनेस को बढ़ावा देने हेतु पाठ्यक्रम में योग और खेल जैसी गतिविधियों को शामिल करना संस्थान का अच्छा प्रयास है। इसके अलावा संस्थान विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा उद्योग विशेषज्ञों के साथ MOU किए हैं। संस्थान के निरंतर सीखने के कार्यक्रम नए और कामकाजी पेशेवरों दोनों के लिए अवसर प्रदान करते हैं। इससे सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। मुझे ज्ञात हुआ कि आप लोग कई सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल एवं अन्य दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हमारा ध्यान सिर्फ अपनी ही विशेषता तक सीमित नहीं रखना चाहिए, हमारे ज्ञान और नज़रिए का व्यापक विस्तार होना चाहिए। जैसे काम के तरीके बदल रहे हैं, वैसे ही स्किल की डिमांड भी बदल रही है। आज जितना ह्यूमन मैनेजमेंट जरूरी है, उतना ही टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट भी आवश्यक है। मित्रों, आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत का विश्वास है कि जब भारत प्रगति करेगा तो विश्व भी प्रगति करेगा, और जब विश्व प्रगति करेगा तो उसे भारत का भी हित होगा। भारतीय मनुष्यों ने विश्व को बहुत कुछ दिया है और उसमें और भी देने की क्षमता है। हमारी संस्कृति का संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी लोग खुशी हो, सभी मुक्त हो, सभी मंगलमय के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में मुझे IIT लखनऊ से बहुत उम्मीदें हैं। मैं आशा करती हूँ कि संस्थान उत्कृष्टता की अपनी खोज निरंतर जारी रहेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा, जो न केवल हमारे समाज की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करती हो बल्कि उससे भी अधिक हो।
भविष्य के नव प्रवर्तकों को आकार देने में आपकी भूमिका हमारे प्रदेश और देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिय स्नातकों, आप अपनी यात्रा के अगले चरण में कदम रख रहे हैं। याद रखें कि ज्ञान आपके मार्ग को रोशन करने वाली मशाल है। अब यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी प्रतिभा से दुनिया को रोशन करें। अपने साथ साथ समाज के उन वंचित लोगों का भी ध्यान रखें जो विकास की मुख्य धारा से दूर है। अंत में मैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए IIT लखनऊ को बधाई देते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज यहाँ आकर सभी का न केवल मान बढ़ाया बल्कि हमारे होनहार स्नातकों को दीक्षा उद्बोधन किया। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। May I now humbly request our Honorable President to deliver the convocation address to all the degree recipients of the second convocation of IIIT Lucknow. IIIT लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, IIIT लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री विशद पद्मनाभ मोफतलाल जी, IIIT लखनऊ के निर्देशक डॉक्टर अरुण मोहन शेरी जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, IIIT लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज BTech, MTech, MBA और PG डिप्लोमा सहित विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि में डिग्री प्राप्त करने वाले 315 विद्यार्थियों को और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैंने अभी देखा कि आपके संस्थान के लोगों में विद्याम ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम श्लोक उल्लेखित है, जिसका अर्थ है कि विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। मैं इस श्लोक की दूसरी पंक्ति भी यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी। पात्रतात धनमान पत्ति धनात् धर्म ततः सुख, अर्थात पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सब अपने संस्थान के आदर्श वाक्यों के अनुकूल आचरण करते हुए नैतिकता के साथ समाज और देश के सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए कार्य करेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि IIIT लखनऊ को संसद के अधिनियम द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा आपकी योग्यता, सामर्थ्य और दक्षता का परिचायक है। इस स्टेटस के साथ देश और समाज आपसे आशा करता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में न केवल सर्वोच्च मानकों पर खरे उतरेंगे बल्कि उत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता के ऐसा आयाम स्थापित करेंगे जो स्वयं में मापदंड होंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में IIIT के द्वारा प्रदान की जाने वाले शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षतम पायदान पर खड़े हैं। IIIT का भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन करने की सोच एक सकारात्मक कदम है। ये कदम भाषाई सीमाओं की वजह से ज्ञान संवर्धन में आने वाली बाधाओं को
दूर करने में बड़ा कदम साबित होगा। अनुसंधान एवं विकास को कार्यकारी एवं मूर्त रूप देकर समाज तक पहुंचाने एवं वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान योग्य बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर CREATE की स्थापना सराहनीय एवं प्रशंसनीय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अनुप्रयोगों पर केंद्रित पाठ्यक्रमों विद्यार्थियों को नई तकनीकी परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि IIIT लखनऊ समाज एवं उद्योग जगत के सामने आने वाली चुनौतियों के निदान एवं समय के साथ उपजी मांगों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी दूरदर्शिता एवं कल्पनाशीलता के सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि IIIT लखनऊ देश का पहला संस्थान है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बिजनेस के लिए MBA प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहल विद्यार्थियों को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार करने में सहायक साबित हुई है, बल्कि डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुकूल भी है। देवियों और स्वजनों, आज भारत के पास 5D है: डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। ये 5D हमारा विकास की यात्रा में अत्यंत लाभकारी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ष 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए राह पर तैयार है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की है। हम एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। आपका दायित्व है कि न केवल इस विजन के भागीदार बने, बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दें। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा हो, तो आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में जन्म ले जो संपन्न हो, समृद्ध हो और जहां विकास समावेशी हो। देवियों और स्वजनों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जन्म के साक्षी बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन को आसान बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रहा है। अपने व्यापक अनुप्रयोग के साथ AI और मशीन लर्निंग हमारे जीवन के लक्ष्य सभी पहलुओं को छू रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन आदि सभी क्षेत्रों में AI और मशीन लर्निंग हमारी दक्षता और कार्यक्षमता में व्यापक पैमाने पर सुधार करने की अनेकानेक अवसर प्रस्तुत कर रहा है। प्रथम और द्वितीय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान भारतीय औपनिवेशवाद ताकतों की पकड़ में था। द्वितीय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हम स्वतंत्रता के बाद उपजी सामाजिक और आर्थिक समस्या के निदान में लगे हुए थे। लेकिन आज भारत न केवल 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसे नई तकनीकी के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है।
देवियों और स्वजनों, भारत सरकार एआई के प्रति मिशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रकाशित की थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रमुख शहरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की अपनी योगदान शुरू की है। एआई एवं अन्य समकालीन तकनीकी विकास असीमित एवं अभूतपूर्व डेवलपमेंटल एवं ट्रांसफॉर्मेटिव संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन हमें महात्मा गांधी का एक कथन भी याद रखना होगा, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ए सिन। ये आवश्यक है कि एआई प्रयोग के साथ उत्पन्न हुई नैतिक दुविधाओं का निराकरण सबसे पहले हो, चाहे ऑटोमेशन के कारण उत्पन्न हुई रोजगार की समस्या हो या आर्थिक असमानता की चौड़ी होती खाई हो या फिर एआई के परिणाम में आने वाले मानवीय पूर्वाग्रह हो। हमें हर समस्या के लिए रचनात्मक हल ढूंढने होगी। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। हमें ये याद रखना होगा कि एआई साध्य नहीं बल्कि एक साधना है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने है। हमारे प्रत्येक निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित हो। इसके लिए जरूरी है कि हम महात्मा गांधी की टेल्समैन रिकॉल द फेस ऑफ द पोरेस्ट को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। न्याय संगत एवं समावेशी विकास की इसी आशा के साथ मैं IIIT लखनऊ के सभी ग्रेजुएट्स को एक सुनहरे एवं सार्थक भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। All of you are requested to arise for the national anthem. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां बंथरा इलाके में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। शादी समारोह में जा रहे थे चारों युवक। बंथरा थाना क्षेत्र स्थित पहाड़पुर गांव का पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शादी समारोह में जा रहे थे चारों युवक और बंथरा थाना क्षेत्र स्थित पहाड़पुर गांव का मामला। लखनऊ से खबर, बंथरा इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। शादी समारोह में जा रहे थे चारों युवक, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बंथरा थाना क्षेत्र स्थित पहाड़पुर गांव का ये पूरा मामला है। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां बिजनौर स्थित सीआरपीएफ कैंप में घुसा तेंदुआ। तेंदुए के कैंप में होने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीआरपीएफ अधिकारियों ने वन विभाग की टीम को सूचित कर दिया है। वन विभाग की टीम सीआरपीएफ पहुंचकर कर रही है रेस्क्यू। सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ होने की सूचना से अफरा तफरी मची है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अफरा तफरी मची और सीआरपीएफ अधिकारियों ने वन विभाग की टीम को सूचित कर दिया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ होने की सूचना से मची अफरा तफरी। लखनऊ से जानकारी। और बिजनौर स्थित सीआरपीएफ कैंप में घुसा तेंदुआ। तेंदुए के कैंप में होने को लेकर जारी किया अलर्ट। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ होने की सूचना से अफरा तफरी मची है। यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर स्थित सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ घुसा है। लखनऊ से खबर।
और तेंदुए के कैंप में होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो तेंदुए के कैंप में होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सीआरपीएफ अधिकारियों ने वन विभाग की टीम को सूचित किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ होने की सूचना से अफरा तफरी मची है। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से बिजनौर स्थित सीआरपीएफ कैंप में घुसा तेंदुआ। तेंदुए के कैंप में होने को लेकर अलर्ट जारी किया गया। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीआरपीएफ अधिकारियों ने वन विभाग की टीम को सूचित किया है। तो सीआरपीएफ अधिकारियों ने वन विभाग की टीम को किया सूचित। सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ होने की सूचना से अफरा तफरी मची है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, बिजनौर स्थित सीआरपीएफ कैंप में तेंदुआ घुसा। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। प्रयागराज से खबर, शादी के 3 साल बाद विवाहिता की हत्या हुई। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है और मृतका के परिजनों ने सीएम योगी से की न्याय की गुहार। औद्योगिक थाना अंतर्गत क्षेत्र का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर लगाया हत्या का आरोप। मृतका के परिजनों ने सीएम योगी से की न्याय की गुहार। यह हम खबर आपको हम बता दें, औद्योगिक थाना अंतर्गत क्षेत्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर, शादी के 3 साल बाद विवाहिता की हत्या हुई। क्या कहते हैं, यहाँ पे निशान है, सर में निशान है, कान में है और ये बड़ा बाहर आ गया है। हमको कई जगह में नाक से खून निकल रहा है, दांत निकल रहा है और क्या कहते हैं, घर इनका सील होना चाहिए। इनका घर सील होना चाहिए? इनका घर सील होना चाहिए आज ही। आज ही? हाँ। क्या नाम है? कितने साल पहले शादी हुई थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले शादी हुई थी 2020 में। और बच्चे उच्चे हैं? एक बच्ची है। अरेस्ट हुए हैं कोई? हाँ, 3 लोग बैठे थे। ये कहते हैं सरवा मोड़ चौकी बैठे हैं 3 लोग। 3 लोग बैठाए गए हैं। प्रयागराज से अगली खबर है, जहां पर सरकारी पैसे पर डाका डाल रहे स्वास्थ्य विभाग। पैसा न मिलने से चक्कर काट रही आशा संगिनी और आशा संगिनी को 1.5 साल से नहीं मिला पैसा। बहाना बनाकर आशा संगिनी को लौटा रहे जिम्मेदार और आशा संगिनी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की है। मुख्य चिकित्सा ने अफसरों को लगाई फटकार। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हम बता रहे थे, जहां पर सरकारी पैसे का डाका डाल रहे स्वास्थ्य विभाग। पैसा न मिलने से चक्कर काट रही है आशा संगिनी और आशा संगिनी को 1.5 साल से नहीं मिला पैसा। बहाना बनाकर आशा संगिनी को लौटा रहे जिम्मेदार और आशा संगिनी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से शिकायत की है। मुख्य चिकित्सा ने अफसरों को फटकार लगाई है। 15 दिन के अंदर पैसा देने का दिया आदेश। श्याम खबर आपको हम बता रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।